यूपी विधानसभा का गणित बदलने वाला है। इस पूरे चुनाव में अखिलेश यादव एक बड़े विकल्प के रूप में नजर आए हैं। एक बड़ा विकल्प अखिलेश यादव बने हैं और बड़ा विकल्प अखिलेश यादव बने हैं तो स्थिति आप समझ लीजिए क्या हुई है। लोगों ने खुलकर वोट किया है। बहुत सारा बीजेपी का वोटर था वो अखिलेश यादव के पास गया है और ये देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए चीजों को समझते रहिए क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल है, सबसे सटीक एग्जिट पोल है। हालांकि हम आपको ये बता दें कि नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण एग्जिट पोल ये बताने के लिए काफी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, किन किन मुद्दों पर सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश का ये महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं लगातार और इस पूरे मुद्दे पर हमारी डिबेट भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन आप समझिए कि इस बार हुआ क्या है, जनता ने किस आधार पर वोट किया है, क्यों वोट किया है, किससे वोट किया है, किस मुद्दे पर वोट किया है और किस तरीके से वोट किया है। वोटिंग परसेंटेज गिरना भी इस पूरे चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन ये बड़ा एग्जिट पोल अब ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे सटीक एग्जिट पोल। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जनता ने किसकी लॉटरी लगाई? भारत का सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान का चुनाव में क्या हुआ असर? बाय बाय बाबा या फिर जनता ने कहा इंतजार करो बबुआ? उत्तराखंड में हरदा करेंगे कमाल या धामीराज फिर से आएगा? उत्तर भारत का एग्जिट पोल एंड भारत पर जनता का सटीक फैसला। खत्म होने वाला है इंतजार। भारत का एग्जिट पोल नकुल चतुर्वेदी के साथ एंड भारत पर लगातार। मेरे दोनों पैनलिस्ट साथी मेरे साथ हैं, जगमोहन जी और संजीव जी। जगमोहन जी, आपसे समझना चाहूंगा ये जो सवाल हमने लोगों से किए हैं, सुरक्षा का मुद्दा, व्यवस्थाओं का मुद्दा और मूलभूत सुविधाएं हैं उनका मुद्दा, गुंडई का मुद्दा, ये तमाम चीजें हैं। कितनी इस पूरे चुनाव में उनकी स्थिति रही और कितनी उनकी भूमिका इस पूरे चुनाव में आपने देखी? देखिए नकुल जी, पहले तो मैं आपके जो एन भारत का एग्जिट पोल है उसका धन्यवाद करता हूं कि जनता के द्वारा चुना गया एग्जिट पोल है, जो सच्चाई आपने व्यक्त की है। अब जो है बबुआ जो है 22 की नहीं 27 के लिए तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ 10 तारीख को फिर बाबा आ रहे हैं। जो आप क्राइम, सुरक्षा और इन सब की बात कर रहे हो तो प्रदेश में आप देखेंगे क्राइम का स्तर, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, प्रदेश का विकास का मामला हो, तो पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं उनको आंकड़े उठा के देख लीजिए कि क्राइम, अपराध बिल्कुल खत्म हो गए हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पूरी रात में निकल सकती है, कोई किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटनाएं नहीं हो रही है। चलिए ठीक है। संजीव जी, जो सवाल हमारी तरफ से पूछे गए हैं इस एग्जिट पोल पे, आप क्योंकि नतीजे लोगों को ये बताना है अब थोड़ी देर बाद कि भाई मुख्यमंत्री की पसंद कौन रहा है इस एग्जिट पोल में, लोगों को ये भी दिखाना है कि इस बार लोगों ने एक तरफा किसको वोट किया है या फिर ये कांटे की टक्कर है। इससे पहले आपका एक छोटा सा इसमें वर्जन ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो सवाल हमारी तरफ से पूछे गए, जिन तमाम चीजों पर हम लोग आकलन कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये बिल्कुल सही है। ये एन भारत का जो विश्लेषण है और एन भारत का जो एग्जिट पोल है, ये प्रत्येक सीटों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर के किया गया ये विश्लेषण है और इसे बहुत बारीकी से आपने तैयार किया है, एन भारत की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि आपकी जो एग्जिट पोल है उसे सपोर्ट करता है गुड गवर्नेंस, जो कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, खासकर महिलाओं को बहुत अपील किया है। और जिस तरह से आपने कहा है कि महिला वोटर बहुत बड़ी तादाद में आकर के वोट किया गया महिला वोटरों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं महिला वोटर का रुझान बाबा की तरफ था और उनकी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ है, जो जिसमें महिलाएं रात में भी खुलेआम स्वच्छंद रूप से बाहर
जाती रही हैं। इन 5 वर्षों में बहुत कम ऐसे मामले आए हैं, अप्रिय घटना से संबंधित मामले आए हैं। तो एक तो ये रहा है। दूसरा, राशनिंग जो रहा है, राशन की जो व्यवस्था रही है, खासकर ये कोरोना का काल रहा है, बहुत ही दुखद रहा है दुनिया के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। इसमें अगर किसी एक राज्य ने सबसे अधिक तारीफ बटोरी है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और यहां बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया है, एक रात भी नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो राशन दिया गया है, पहुंचाया गया है, डोर टू डोर, होम टू होम पहुंचाया गया है। तो इसे देखिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको जगमोहन जी? जी जी, आ रही है जी। तो और दूसरा जो बड़ा मुद्दा रहा है, ये राम मंदिर का मुद्दा रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी मुद्दा रहा है, और ये जो मथुरा मंदिर का जो मुद्दा है, जो चल रहा है, लोगों का कहना है कि जिसने जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को भी लाएंगे, वही किशन को भी लाएंगे। तो ये भी धर्म गुरुओं में, धर्माचार्यों में एक बढ़कर के इशू आए हैं। मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर, ये भी कमाल का कॉम्बिनेशन रहा है। डबल इंजन की सरकार रही है, और डबल इंजन, एक ने प्रदेश में, दूसरे ने देश में बहुत ख्याति बटोरी है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मसले पर भी। जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मसले पर अभी विवाद चल रहा है, समस्याएं हैं, और उस समस्याओं से किस तरह निपट रहे हैं मोदी जी, ये भी देखने में आया है। लेकिन यहां एक बात नकुल जी बताना होगा कि अखिलेश जी ने भीड़ बहुत बटोरी है, बिना किसी बड़े नेता के उन्होंने अच्छी प्रतिद्वंदिता दिखाई है, अच्छी चुनौती पेश की है। आसान कहना नहीं होगा, आपने भी रिपोर्ट तैयार की है, आपको भी आसान नहीं लगा होगा इस रिपोर्ट को बनाना। बावजूद इसके कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला, सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, सभी उत्तर प्रदेश या जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां उतरे, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने गुमनाम साथियों के सहारे, या जो बहुत बड़े नाम नहीं है उनके सहारे, अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी रथ को लेकर दौड़ते रहे। जी, इस पूरे मामले में हम एक बहुत बड़ा एग्जिट पोल आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने किसको पसंद किया है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव। अब दर्शकों की धड़कनें भी बढ़ने वाली है, और बहुत सारी चीजें जो इस पूरे ओपिनियन पोल में हमने निकाली है। सबसे पहले अब चलिए दर्शकों को दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में जनता ने किसे चुना है। सच्चाई है, एक तरफ मोदी जी का फैक्टर और दूसरी तरफ योगी जी की जो कार्यशैली थी, लोगों को उनके प्रति एक विश्वास जगाता कि प्रदेश के अंदर अपराध नहीं है। अपराधी जो घूम रहे थे वो घरों में घुस गए थे। कहीं ना कहीं आज अखिलेश जी की तरफ अगर आप देखेंगे, भीड़ थी तो उन गुंडों की भीड़ थी। अखिलेश एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुजन विचारधारा के लोग जो हैं वो उनके साथ आएंगे। एक केवल वो ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, मुस्लिमों को और ओबीसी को या कुछ वोटों को लेकर वो चल रहे थे। दूसरा उनका निशाना बहुजन विचारधारा के जो लोग के थे उन पर निशाना लगाना था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी हमेशा से बहुजन विचारधारा के खिलाफ रही है। अखिलेश जी ने हमेशा बहुजन विचारधारा के खिलाफ कार्य किया है। उन्होंने लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो पार्क है उसका नाम बदला, भदोही में रविदास जी का जो नाम था उसको बदला उन्होंने, गोरखपुर में मान्यवर काशीराम जी का जो नाम था उनका बदला। तो इस प्रकार से अखिलेश जो कहीं ना कहीं बहुजन विचारधारा को एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुजन विचारधारा एक भटकी हुई है। बहुजन विचारधारा पूरी तरीके से वो एक समझदार वोटर है, वो पूरी तरीके से अब की से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आई है। और ये अब की से निराशा जो है, सपा एक उम्मीद लगा रही थी कि बहुजन विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं बिखरी है तो वो उसको कैप्चर कर लेंगे। तो अखिलेश यादव पसंद जरूर बने हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान आपने, जैसे दलित चिंतक जगमोहन जी ने बताया कि एक बड़ा नुकसान दलितों के वोट बैंक का अखिलेश यादव को हुआ है, और शायद उसका खामियाजा इस नतीजों में उन्हें भुगतना। देखिए, अखिलेश यादव, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा और बहुत सारे क्रिकेट मैच के नतीजे
लोगों को जैसे आप चाहते हैं उस तरह से नहीं मिलता, तो लोग कहते हैं कि मैच जीता किसी दूसरी टीम ने और दिल जीता किसी दूसरी टीम ने। हो सकता है अखिलेश यादव लोगों को, युवाओं को पसंद आ रहे हो, उनकी भाषा शैली लोगों को पसंद आ रही हो, उनका लोगों के बीच में जाना लोगों को पसंद आ रहा हो, लेकिन जो वोटर्स हैं जिन्होंने वाकई वोट किया है उनकी पसंद योगी जी बनकर आए हैं। आपने ये एन भारत के दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं, खास करके ये विश्लेषण, कि अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव की भीड़ को, उसमें उस भीड़ का बहुत बड़ा योगदान है जिनकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है, जो वोटर नहीं थे। ये लोग उनकी भीड़ का बड़ा हिस्सा थे। वो लोग अखिलेश यादव की समाजवादी रथ को या हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंचते थे, और जो सत्ता विरोधी जुमलेबाजी थी उसको देखने के लिए लोग पहुंचते थे। तो ऐसी भीड़ को काश लगाकर कुछ पत्रकार, कुछ राजनीतिक पंडित ये कहते थे कि अखिलेश यादव बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो किसान आंदोलन वाला फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बड़ा वर्ग है किसानों का वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, और खासकर जो किसान आंदोलन था उस किसान आंदोलनों में, उस आंदोलन में सब कुछ था सिवाय किसान के। जो दिल्ली को घेरे हुए लोग थे उनमें किसानों की तादाद कम थी, राजनीतिक लोगों की ज्यादा थी। ये बात कर रहे हैं क्योंकि देख लीजिए आप, एक टीवी चैनल पर आपकी कही गई बात बहुत दूर तक जाएगी। बहुत सारे किसान थे जो वहां पर थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। शायद मुझे नहीं लगता कि एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आपको इस तरीके से कि वहां पर किसान नहीं थे, आंदोलन था, ये मुझे नहीं लगता कि आपको कहना चाहिए। भावनाओं को ठेस पहुंचेगी संजीव जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं, ये मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, ठीक है, और हमारे यहां भी खेती किसानी बहुत होती है। मेरा कहना यह है कि अगर किसानों की बात होती तो वो चीज आपके एग्जिट पोल में ही दिखता। भारत आज भी 70% भारतीय किसान है, किसान परिवारों से आते हैं। आज भी किसान कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है, और अगर वाकई में ये किसान आंदोलन प्रभावी हो रहा होता तो एग्जिट पोल में अगर आपने योगी आदित्यनाथ को पहली पसंद बताया है तो संभवतः नहीं बताया होता आपने। तो इसलिए इस चीज को स्वीकार करना होगा कि किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चर्चा जारी रखेंगे आगे भी, और लेकिन अब बहुत बड़ा फैसला, अब जिसका इंतजार आपको भी है, मुझे भी है, और देश की जनता को भी। आपने कहा कि अखिलेश पसंद बने हुए थे, मीडिया ने फैलाया कि अखिलेश टक्कर दे रहे हैं राजनीतिक। अतुल जी शुभकामनाएं दे दीजिए योगी जी को। अखिलेश टक्कर भारत की एक विशेष वो रहेगी लाइन। शायद आप ये मान लेंगे कि अखिलेश टक्कर नहीं, टक्कर दे ही रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए मेरे साथ एक और वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका फिर से परिचय करा दूं। मेरे साथ उस वक्त पैनल में मौजूद हैं जगमोहन शाकाल जी हैं, प्रोफेसर संजीव कुमार मिश्र हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं एन भारत से, और बहुत सारी चीजों को। संदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर लगातार कई बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं। एक अपराधियों के ऊपर एक बहुत बड़ी किताब भी संदीप जी लिख चुके हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर आएंगे। संदीप जी, संदीप जी और मेरे साथ जगमोहन शाकाल जी। हुआ है दो पक्षों के बीच में, ये जो हर सीट पे करीब करीब लड़ाई देखी गई है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। कुछ जगहों पे निश्चित तौर पे त्रिकोणीय लड़ाई भी हमें देखने को मिली है, जहां पे कभी कहीं बीएसपी है, कहीं पे निर्दलीय हैं और कहीं पे कांग्रेस है। लेकिन इन सीटों की अगर तादाद कही जाए तो बहुत कम है। वो करीब करीब हम टोटल सीट की अगर बात करें तो 5 से 6 से 7% मैक्सिमम जाता है जहां पे ट्रायंगुलर लड़ाई देखने को मिली है। अदरवाइज मैक्सिमम सीटों पे बाइपोलर इलेक्शन हुआ है।
ऐसे में, और ये अच्छा जो बाइपोलर इलेक्शन हुआ है, जिन सीट पे दोनों पक्षों की लड़ाई देखी गई है, सपा जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, वहां पे भी लड़ाई नेक टू नेक देखी गई है, करीब करीब 90% सीटों के बीच में। तो ऐसे में ये आंकड़ा कह पाना, जो बाकी एग्जिट पोल्स जिस तरीके से दिखा रहे हैं, कल रात से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी को मैक्सिमम 250, 260, 70, 290 तक कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी पाती हुई दिख रही है। ग्राउंड पे वो इक्वेशन और वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन दिखा नहीं है जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। ग्राउंड पे आप अगर उन लोगों से बात करिए जो लोग करीब 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने ग्राउंड पे बिताए हैं इलेक्शन में, जब इलेक्शन की सुगबुगाहट भी नहीं थी उस वक्त से वो लोग ग्राउंड पर थे, तो उनका भी एक अपना एक मानना है कि लड़ाई बहुत मतलब टफ कॉन्टेस्ट है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। और जिसकी भी सरकार बनने जा रही है, वो सरकार की का जो आंकड़ा होगा वो गठबंधन का होगा। कोई भी पार्टी सिंगल अपने दम पे सरकार नहीं बनाने जा रही है। गठबंधन, समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो या बीजेपी गठबंधन हो, अपना दल और निषाद पार्टी का जो उनका एक ग्रुप है, अगर ये सरकार उसकी भी बन रही है तो ये आंकड़ा 210, 215 तक रहेगा। और जो दूसरी पार्टी विपक्ष में रहेगी वो भी 170 के, 180 के आसपास में रहेगी। यानी किसी को एग्जैक्ट मेजोरिटी, मतलब एक ह्यूज मेजोरिटी दिखती नहीं लग रही है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। हम इसको अगर देखें तो मेरा अपना अनुमान है कि 2007 का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन मुझे इस इलेक्शन के में याद बार बार आता रहा, पूरे दौरान आता रहा। क्योंकि उस इलेक्शन में भी जब बीएसपी 2007 में सरकार बनाती है और 2012 में जब उसका इलेक्शन हो रहा होता है, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई लहर नहीं थी। 2012 में कोई लहर महसूस नहीं की गई थी जब तक इलेक्शन शुरू हुआ था। और न तो बीएसपी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी हमको देखने को उस वक्त मिल रही थी। बीएसपी के बारे में भी यही बात कही जा रही थी कि वो कानून का राज रहा, गुंडा राज रहा, उसने माफियाओं पे कार्रवाई की। और याद किया जाए तो उस वक्त भी मुख्तार अंसारी जेल में थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। अतीक अहमद भागे भागे फिर रहे थे, उनके ऊपर भी एक लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। तो ये मैसेज उस वक्त भी था। लेकिन ठीक चुनाव के पहले एनआरएचएम घोटाले के को लेकर के 2-3 सीएमओ की हत्या होती है लखनऊ में, और उसके बाद से चीजें किस तरीके से मुट्ठी के रेत की तरफ बीएसपी के हाथ से फिसल गई, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा। बाद में माना गया कि सपा के पक्ष में अंडर करंट था, वो भी चौथे चरण के बाद से सपा सिनेरियो में धीरे धीरे बढ़ती गई और लोग ये माने कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की कंडीशन में आ रही है। कमोबेश वैसा ही मुझे एहसास इस चुनाव में भी हो रहा था। योगी सरकार के अगेंस्ट ग्राउंड पे कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही थी, न सपा के पक्ष में बहुत ज्यादा लहर देखने को मिल रही थी। एक चीज था जो मैं इसमें अनुभव कर पाया, सपा के पक्ष में अगर गणित था तो बीजेपी के पास सरकार बनाने की कला है। इसी कला और गणित की ये लड़ाई होनी है जो बहुत क्लोज फाइट में है। बाकी 10 तारीख का हमको वेट करना होगा एग्जैक्टली 10 तारीख को रिजल्ट आ किसके पक्ष में रहा है। चलिए ठीक है, हमारे जगमोहन जी हैं। जब संदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बीजेपी के पास सरकार बनाने की कला है। जगमोहन जी ने भी हाल फिलहाल में चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की है। जगमोहन जी, बाहुबल ले जाएंगे? जी देखिए, संदीप जी ने बहुत ही बारीकी से जो जमीनी स्तर की वास्तविकता थी वो व्यक्त की है एन भारत पर। और ये सच्चाई है कि सरकार जो है हम बनाने जा रहे हैं पूरी तरीके से। हम आश्वस्त हैं, 10 तारीख को हम होली भी बनाएंगे और दिवाली भी बनाएंगे। कारण है जो बाबा ने जो है लोगों को सुरक्षा दी है, काम दिया, रोजगार दिया, अन्न दिया। तो एक भावना जो है विपक्ष के लोगों में, अगर बात करें समाजवादी के परिवार के लोगों ने भी अगर गिनती की जाए तो उनके वोटरों ने भी, जो उनके परिवार के वोटर ने भी बाबा को वोट दिया है उनके, अगर देखा जाए तो। लेकिन वो है घर में विवाद हो जाएगा, घर में झगड़ा हो जाएगा। आज वास्तव में जो है लोग, अब बच्चे जो है, बच्चियां जो सुरक्षा को लेकर सबसे पहले जो बहुत ज्यादा एक भयभीत रहते थे, प्रदेश में गुंडा राज ये था। सबसे पहले जो है कारोबार व्यापार से हटके प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा को ध्यान में रखता है और खास करके महिलाओं को लेकर वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है। आज जो प्रदेश में स्थिति है तो महिलाएं कम से कम, वो जो बच्चियां हैं वो स्कूल जा सकती हैं, महिलाएं घर पे कारोबार कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं, या सड़क पे जाके जो है अपना कहीं भी टूर कर सकती हैं। तो पूरी तरीके से सुरक्षित है। सबसे पहले जो सुरक्षा है ना वो महत्वपूर्ण है, और बाबा ने बिल्कुल सबको सुरक्षित किया है। जगमोहन जी, आप बाबा के
शासन में आपने रोजगार की बात की। तो ये है कि रोजगार के मसले को लेकर के ही समाजवादी पार्टी आज इतनी लोकप्रियता बटोर रही थी। खेमे में अखिलेश यादव की तरफ जो भीड़ थी, उस भीड़ का बड़ा हिस्सा रोजगार पाने वाले लोगों का हिस्सा रहा है। और इसलिए आप रोजगार की बात यहाँ उस पैमाने पर बड़े पैमाने पर नहीं उठा सकते, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, इस चीज को मानिए। हालांकि आप ये तर्क दे सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर बड़ी होगी। और जहां तक संदीप जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जब 2012 में चुनाव में थी तो उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि पार्टी को समस्या आने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। लेकिन यहाँ मैं बताऊं कि उस समय बहुजन समाज पार्टी के 100 से अधिक विधायकों को और अधिकांश मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के द्वारा। और जब किसी रूलिंग पार्टी ने अपने 100 से अधिक विधायकों का टिकट काट दिया हो तो स्थितियां विपरीत होती ही हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि उस वक्त अखिलेश यादव का जो पूरा कुनवा था वो एक था, और एक कुनवे के साथ वो लड़ा गया चुनाव, वो लड़ी गई लड़ाई, जिसमें कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और 5 साल तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी रहे थे। हालांकि कई मुख्यमंत्री मिलकर के चला रहे थे, ऐसा कहा जाता था राजनीतिक पंडितों के द्वारा। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी नहीं है। इस समय संदीप जी ने सीधा कहा है कि ये क्या कहते हैं कि बाई इलेक्शन है, या बाई इलेक्शन भी न कह लीजिए कि दो लोगों के बीच की लड़ाई है। ये दो लोगों की या दो पार्टियों के बीच की लड़ाई निश्चित तौर पर है। लेकिन यहां यह भी देखना होगा कि भीड़ वोट में तब्दील होते हैं या नहीं, ये बड़ा मसला होगा। क्योंकि भीड़ तो आप कांग्रेस की रैलियों में भी अगर आप गए होंगे और कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस की या प्रियंका गांधी वाड्रा की भी रैलियों में भीड़ बेशुमार थे। लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट कितने होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जी देखिए, लगता है नकुल जी। जी हाँ, बोलिए जगमोहन जी। प्रोफेसर साहब, जो आप व्यापार की और कारोबार की बात कर रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय समस्या है। बात अगर करें तो पूरी दुनिया में इस समय व्यापार कारोबार की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो माननीय योगी जी ने विदेश से बहुत सारी कंपनियों को प्रदेश में लाकर रोजगार देने का, इंडस्ट्री लगाने का, एक इंडस्ट्री हब बनाने का, जो चाइना से सीधी टक्कर करने के लिए देश में एक उत्तर प्रदेश को ऐसे विकसित किया जा रहा है जैसे चाइना से सीधा संघर्ष जो है। हमारे जो युवा है उद्योग लगाकर व्यापार करके करेंगे, तो प्लानिंग की जा रही है, वो बनाई जा रही है, वो व्यवस्थाएं जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे देश के लिए बनाई जा रही है। संदीप जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से जगमोहन जी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या है और उसका असर इस तरह से नहीं पड़ेगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता, खासकर के उत्तर प्रदेश की जनता, इस बात को इस तरह से हजम कर लेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या रही है और इसलिए लोग बेरोजगार हैं? संदीप जी, देखिए, एक अवध में कहावत है कि बार बार राम घर नहीं आते हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कई बार ऐसा, मतलब 2-3 इलेक्शन ऐसे बीत चुके हैं जब जो ग्राउंड के मुद्दे होते हैं, जैसे रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, इन मुद्दों को दरकिनार करके लोग राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट दे चुके हैं। 2-3 इलेक्शन बीत चुका है, लेकिन अब लोगों का शब्द भी जो है एक तरह से टूट रहा है। और अगर हम देखें तो 2014 के पहले रोजगार की बात, तो रोजगार का जो मुद्दा होता था वो सरकारी नौकरियों से के आधार पर देखा जाता था। लेकिन अब उसमें बीजेपी थोड़ा सा अपना सहूलियत ले लेती है और वो उसको व्यापार से जोड़ देती है, वो उसको उसके सेल्फ रोजगार, जो अपना दुकान खोल लेते हैं उसको जोड़ लेती है और कहती है कि हमारी मदद से इन लोगों ने दुकान खोला या रेहड़ी लगाई या व्यापार कर रहे हैं या उद्योगपति बन रहे हैं, तो ये हमारे वजह से इनको रोजगार मिल रहा है। हालांकि रोजगार का जो एक मुद्दा होता है, ये सरकारी नौकरी के परिपक्ष में ही, बरक्स में ही देखा जाना चाहिए था, देखा जाता भी रहा है, इस परंपरा भी यही रही है। तो उसमें अगर आप देखें तो सरकारी नौकरियां को लेकर के इस सरकार के ऊपर तमाम सवाल उठते रहे हैं।
जो बड़े क्लस्टर हैं जहाँ छात्र रह करके तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, मेरठ हो गया, इस तरह लखनऊ है, इस तरह के जो बड़े क्लस्टर्स हैं, यहाँ पे युवाओं के बीच में जब आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक आक्रोश है। अच्छा, उनका एक सवाल और है कि सरकार का दावा है कि उसने इतनी नौकरियां अगर दे दी हैं तो किस विभाग में दी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी विभाग में नियुक्तियां तो निकली ही नहीं है, और जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ दिक्कतें हुई हैं, एग्जाम कैंसिल हुए हैं, उनको दोबारा तिबारा कराया गया है। तो इस तरीके से किसी का भी अभी तक कोई एग्जाम अपने रिजल्ट को की तरफ नहीं बढ़ा है जहां रिजल्ट निकला हो और लोगों को नौकरी मिली हो। उन युवाओं का ये सवाल, तो उन युवाओं का ये कहना है कि भाई नौकरी के लिए स्तर पे तो हमें बिल्कुल इस सरकार में जो है जीरो हमें हासिल हुआ, हमें कुछ भी हासिल हुआ। उनकी ये बहुत बड़ी नाराजगी देखने को मिलती है। और एक चीज मैं कहूं कि जो एक माना जा रहा है कि इस चुनाव में महिलाओं का वोट बीजेपी को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं का एक वर्ग है, बड़ा वर्ग है, जो बीजेपी की तरफ मूव कर रहा है। उनके अपने कारण हो सकते हैं। तो उसके बरक्स में जब आप देखते हैं कि युवा फिर उसके बरक्स में समाजवादी पार्टी की तरफ मूव करता आपको दिख रहा है। और एक और इस इलेक्शन में की फैक्टर की भूमिका निभाने जा रहा है, वो है ओपीएस। ओपीएस को का जो मुद्दा है वो बड़े पैमाने पर काम किया है, वो बिल्कुल अंडर करंट काम किया है। राज्य कर्मचारी हो या जो संविदा पे हो या जिनको नौकरी में स्थायित्व की जिन लोगों की मांग रही है, वो लोग बिल्कुल कहीं टूटे नहीं है, वो एक मुस्त सपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो लाभार्थी और महिलाओं का जो कोटा बीजेपी अपने पक्ष में देख रही है, उसके अगेंस्ट में ये युवा और ओपीएस, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो उसको बैलेंस करता है। और इसके बाद फिर आ जाती है लोगों की नाराजगी। एक वर्ग है ब्राह्मण वर्ग। इस बार ब्राह्मण वर्ग को हालांकि बीजेपी अपने और जो बाकी एग्जिट पोल है उनका मानना है कि 15 से 20% टूट रहा है, लेकिन जिस सुरक्षा के पैमाने पे बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार रहा है योगी सरकार का सुरक्षा, उसी पे सवाल उठा रहा है ये वर्ग कि आपके सुरक्षा के दौरान जब आप बुलडोजर भेज रहे थे आरोपियों के घर, अपराधियों के घर, तो उनके पते पे ब्राह्मण होते थे या मुस्लिम होते थे या ओबीसी होते थे। उनका दावा अब तो खुल के विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं, प्रकाश राजभर का भी ये सवाल लगातार उठा रहे हैं वो, कि आप मुझे एक ठाकुर माफिया का नाम बताइए जिनके घर बुलडोजर गया हो इस 5 साल में। तो ये बात लोगों के मन में अब धीरे धीरे बैठ रही थी। ग्राउंड पे जब हम भी जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोगों के तरफ से ये सवाल आ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था, बुलडोजर सिर्फ एक ही पते पे क्यों जा रही थी, बुलडोजर हर अपराधी आरोपी के घर की तरफ क्यों नहीं जा रही थी। इसको लेकर के कम्युनिटी में, और इस कम्युनिटी का अगर पैमाना पूरे उत्तर प्रदेश को न भी माना जाए तो पूर्वांचल और अवध, इन इलाकों में कुछ कुछ सेक्टर्स में, जैसे गोरखपुर में ये सेक्टर बहुत काम कर रहा था, वहां लोगों के बीच में ये बात उठ रही थी, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अवध के कुछ सेक्टर्स में ये बात उठाई जा रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा था, ये भेदभाव। और इस बार भी उनका मानना था कि हम अगर बटे तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने में बहुत मुश्किल होगी। तो मुसलमान तो एकजुट रहा है, यादव भी एकजुट रहा है। हालांकि कभी भी किसी पार्टी को किसी भी जाति का 100% वोट नहीं होता है, पोलिंग 90% तक मिल सकता है, 100% नहीं मिलता है। तो हम 90 को ही एवरेज मान के अगर चलें तो मुस्लिम यादव ये दोनों एक मुस्त समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं, जो 17 में नहीं थे। 17 में मुसलमान नाराज होकर के कांग्रेस, और हालांकि कांग्रेस तो गठबंधन में ही थी, लेकिन बसपा की तरफ भी बटा था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पिछली बार यादव बहुत नाराज थे और शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच में जो कुछ तनाव दिख रहा था, पार्टी टूट भी गई थी, उसका रिएक्शन था। इस बार वो फैक्टर भी काम नहीं किया है। यादव लैंड में पूरा परिवार एक रहा है, ये मैसेज देने में वो कामयाब रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचा भी है। इवन की गुन्नौर की सीट एक बड़ी सीट मानी जाती रही है, संभल की गुन्नौर विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन वहां पिछली बार राजू यादव बीजेपी के टिकट पे जीतने में कामयाब रहते हैं। इस बार उनकी स्थिति वहां खराब बताई जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के पक्ष जी। संदीप जी, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो ओवैसी फैक्टर है, ये मुसलमानों के कुछ वोट काटेंगे, कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाएगा? कांग्रेस के जो मुस्लिम उम्मीदवार रहे, ये कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, या ये फैक्टर काम नहीं कर रहा है? जनता, खासकर मुस्लिम वोटर, ये समझ चुकी थी कि अगर हम इन लोगों को वोट करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। क्या आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहाँ पर मुसलमान वोट, देखिए थोड़ा बहुत वोट तो मिलेगा, लेकिन वो वोट ऐसा नहीं है कि वो क्या कहा जाए उसको, कि वो निर्णायक होगा, ऐसा बिल्कुल वोट नहीं है। वोट मिला है तो एक मुस्त समाजवादी पार्टी को ही मिला है, मुसलमानों का वोट। जी, एक मुश्त ही मिला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो स्थितियां हैं, एमवाई फैक्टर वाला, जो बिहार का एमवाई फैक्टर है, वही एमवाई फैक्टर उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा, दूसरी तरफ ये आप बताइए कि जो ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, 80 और 20 की बात हो रही थी, ये 80-20 को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि एक तरफ राम मंदिर है, काशी कॉरिडोर है,
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, दूसरी तरफ आपको ये मथुरा मंदिर का इशू है। तो इन सब का कुछ प्रभाव पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, या कि ये हवा हवाई में रह गए? देखिए, इसको समझने के लिए हालांकि रिजल्ट तो 10 तारीख को आ रहा है, लेकिन एक चीज समझना होगा कि मथुरा में श्रीकांत शर्मा भी मुतमईन नहीं है कि वो निकल रहा है। और यही बात अयोध्या के लिए भी कही जा रही है कि अयोध्या सदर की सीट पे समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और जीतने की प्रबल दावेदार भी है। तो ये दो जो बीजेपी के लिए एक क्या कहा जाए इसको, प्रतीक के तौर पे बीजेपी इस्तेमाल करती रही है अपनी राजनीति में अयोध्या को, और अब उसने विस्तार किया है इसका। एक तरफ मथुरा को भी जोड़ लेती है, अब काशी को भी जोड़ रही है। तो इन प्रतीकों में अयोध्या और मथुरा में तो बीजेपी फंसी हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो एमवाई समीकरण इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है, उसके रिएक्शन में ध्रुवीकरण देखने को नहीं मिला है। ध्रुवीकरण का जो सबसे बड़ा इनका एक पॉइंट था वो था पश्चिम उत्तर प्रदेश। और उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें जाट, गुजर, मुस्लिम ये एक साथ एक मंच की तरफ रुख करते देखे गए हैं। तो ध्रुवीकरण तो इस इलेक्शन में नहीं हुआ है, ये फैक्ट है। और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नकुल जी के एग्जिट पोल के से सहमत हूं, करीब करीब यही स्थिति बनने वाली है। लेकिन इसमें जो 180 और 220 या 185 220 का जो आप दोनों पार्टियों को दे रहे हैं एग्जिट पोल में, इसको आप कर लीजिए 190-95 से 200, क्योंकि गठबंधन में जिसके भी आएगी तो उसकी क्लीन मेजोरिटी आ रही है गठबंधन की। जो विपक्ष होगा वो 180 के आसपास टिक जाएगा। जी, लेकिन संदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं, वो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक से परेशान थी और उन्हें आजादी दी गई, क्या उसका असर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा कि नहीं? एग्जिट पोल जो है वो ग्राउंड रूट रिपोर्ट पे कितने सही हैं कितने गलत हैं मैं इसको तो नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार बना रही है। आपके एग्जिट पोल है 220 बता रहे हैं बीजेपी को और 230 सपा को बता रहे हैं, बिल्कुल इससे विपरीत है। एक तरफ तो भाजपा होगी और दूसरी तरफ सारे के सारे दल होंगे। तो इस समय हम 300 प्लस लेकर आ रहे हैं। तो आपके जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सही नहीं है, मैं इनको पूरी तरीके से नकारता हूं। देखिए नकुल जी, तुम बड़ा क्लियर एक तस्वीर मैं आपको बताऊं, जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो 220 के आसपास रहेगी गठबंधन लेकर के। और जो भी गठबंधन या बीजेपी जो अगर मतलब जो भी विपक्ष में आएगा वो 170 के आसपास रहेगा, क्योंकि लड़ाई इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में देखने को मिली है हमें उत्तर प्रदेश में। और मैं एक कल का एक वाक्य आपसे जी मैं कल का एक वाक्य आपसे शेयर करूंगा कि कल मैं बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ बैठा हुआ था, तो वो एग्जिट पोल जब आया तो उन्होंने एग्जिट पोल पे ही वो खुद भी आश्चर्य कर रहे थे कि ये एग्जिट पोल जो है वो हमारे अपने अनुमान से बहुत ज्यादा है। हम खुद इतना अनुमान नहीं लगा पा रहे थे सीटों के लिए लगा पा रहे थे जितना एग्जिट पोल ये एग्जिट पोल वाले दे रहे हैं। तो हमने कहा कर वो दे रहे हैं तो आप रख लीजिए, इसमें बुराई क्या है। लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं थे कि हम एग्जैक्ट बीजेपी क्या मतलब बीजेपी एग्जैक्ट सरकार बना पाएगी, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी नहीं था। उनका भी मानना था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमें गठबंधन जो हमारी पार्टियां हैं उनके सहयोग के बिना सरकार बना पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। जगमोहन जी, क्या हो रहा है? सरकार एग्जिट पोल से आप खुश हो रहे हैं या फिर इंतजार करेंगे नतीजों का भी? नहीं, इंतजार तो हमें आवश्यकता नहीं। हम तो 10 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल जो है वो अलग, हर चैनल के अलग अलग हैं। तो जो सही रिपोर्ट दे रहे हैं उसको हम समर्थन कर रहे हैं और जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उनका विरोध करते हैं हम पूरी तरीके से। सरकार तो 10 तारीख को बना रहे हैं नकुल जी, एंड भारत पे मिठाई बांटेंगे, आपके साथ बिल्कुल चर्चा करेंगे। देखिए संदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। आकलन राजनीतिक के तौर पर मैं ये समझना चाहूंगा। हाँ संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जगमोहन जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका अधिकार है इस बात को कहने का, ये दावा रखने का कि आपकी सरकार बनने जा रही है और आपकी सरकार बनेगी। हम मिठाई तब भी खाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम मिठाई तब भी खाएंगे। हम न पक्ष की भूमिका में है ना विपक्ष की भूमिका में है, हम पत्रकार हैं, हमारा काम न्यूट्रल जी हमें तो मतलब तस्वीर दिखानी होती है, वो तस्वीर चाहे जिसके भी पक्ष में रहे। महत्वपूर्ण रही है कि बीजेपी की तरफ से जब भी वोट मांगे गए, पहला चरण, दूसरा चरण, 7वें चरण तक सिर्फ एक मुद्दा उठाया गया, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था।
देखिए, बिल्कुल बीजेपी उन मुद्दों के साथ चुनाव में गई है जिन मुद्दों पे उसको कॉन्फिडेंस था कि हमें ये मुद्दा लेके जाएंगे तो हमें जीत मिलेगी। वो अपनी पिच पे खेलना चाहिए इस पूरे इलेक्शन को। और समाजवादी पार्टी बिल्कुल यही काम की है कि वो अपने पिच पे इस इलेक्शन को खेली है। समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को उठाई है जिन मुद्दों से उसको लगता था कि लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है और लोग हमारी तरफ मूव करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार उन मुद्दों को उठाती रही। भाजपा उन मुद्दों को उठाती रही जिन मुद्दों पे लगता था कि वो कॉन्फिडेंट है, इन मुद्दों पे वो पब्लिक के बीच में उसकी एक्सेप्टेंस होगी, तो वो उन मुद्दों को लेकर के आ रही थी। और दोनों ही पक्षों में संख्या देखने को बराबर बराबर मिल रही है। इसीलिए कि इस बार का इलेक्शन ऐसा है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इस इलेक्शन के आकलन को, अनुमान को लगा पाने में परेशान भी रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों के फेल होने की भी संभावना रही है। करीब करीब इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, कुछ समय पहले बंगाल चुनाव हुआ था। उस बंगाल चुनाव को भी अगर आप जी देखें जी। तो जो बड़े एग्जिट एजेंसियां जो एग्जिट पोल लेके आती हैं, उन सबके एग्जिट पोल में करीब करीब बीजेपी सरकार वहां बनाने जा रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल बिल्कुल उलटफेर हो चुका था, बिल्कुल एक अलग परिदृश्य सामने आ चुका था। तो जो एग्जिट पोल लोग करने आते हैं ग्राउंड पे, उनकी भी एक लिमिट होती है। वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अर्बन सीटों पे ही हम लोगों से बातचीत करके अपने फॉर्म फिलअप कर लें और उस एक आंकड़े को, जो उनका आंकड़ा होता है, वो जुटा लें। हाँ जुटा करके हम वापस जाके विश्लेषण कर लें उस पर। गांव में, इंटीरियर इलाकों में एजेंसी वाले लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि मैं सर्वे का पार्ट रहा हूँ इसके पहले के चुनावों में, तो मुझे पता है कि इलेक्शन एजेंसियां जो होती है वो कहाँ तक जा पाती है। लहर जी अगर जी। जब दिख रही होती है या किसी पार्टी के पक्ष में चल रही होती है तो एग्जिट पोल आपको करीब करीब सही लगता है। लेकिन जब लहर नहीं चल रही होती, चीजें अंडर करंट होती हैं, तो उसको समझ पाने की स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है। और वहां पे फिर तुक्का ज्यादा लोग लगाते हैं और इक्वेशंस और कैलकुलेशंस कम लगा पाते हैं। तो वो उसके लिए थोड़ा सा हमें 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, 10 तारीख तक। इन तमाम सवालों पर प्रतिक्रिया भी ली। मैं कुछ और ग्राफिक्स आपको इसी उसमें दिखा देता हूं जो हमारी एग्जिट पोल है। आप देखेंगे हमारे एग्जिट पोल में संदीप जी, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। तो इसे थोड़ा सा समझ लिया जाए संदीप जी। योगी आदित्यनाथ पहली पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी अगर, तो इसका क्या आकलन निकाला जाए, क्या समझा जाए, कहां पर उलटफेर हुआ है, कहां पर बदलाव हुआ है, क्या जो सीटें थी विधायकों के पास वहां पर छोटा छोटा इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिला, तब ये स्थिति आ पड़ी है? जी देखिए, अगर बीजेपी हारती है इस इलेक्शन को तो उसके पीछे के जो कारण होंगे, उसमें सबसे बड़ा कारण होगा कि जो उनके स्थानीय विधायक हैं उनको लेकर के लोगों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। कोरोना का समय जी हो या उसके पहले हो। अच्छा, जो बीजेपी के विधायक है उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि हमें फ्री हैंड काम करने नहीं दिया गया, हमारी बात बिल्कुल। जिले के अधिकारी सुनते नहीं थे। तो बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता इस बात से परेशान थे कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। और जनता इस बात से नाराज थी कि हमारे काम विधायक जी और बीजेपी के लोग करवा नहीं रहे हैं, तो फिर ये हमारे विधायक क्यों, हमने तो इनके चुना है, ये हमारा ही काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये एक लड़ाई ऐसी बीजेपी के बीच में देखने को हमें लगातार मिली है। और आपको याद भी होगा कि जब सरकार बनी थी उसके कुछ ही समय बाद एक इश्यू को लेकर के करीब करीब 200 विधायक जो हैं वो विधानसभा में ही बैठ गए थे धरने पर। बाद में उस मामले को आपस में मीटिंग करके सुलझाया गया था। तो ये नाराजगी लगातार बनी रही है बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायकों के बीच में। और इसका रिएक्शन जनता में हुआ है कि जनता ये कह रही थी कि जब आपको हमने चुना है, अपना विधायक बनाया है, तो फिर तहसील पे, थाने पे, कमिश्नरी में हमारे काम क्यों नहीं आप करवा रहे हैं। और वो कह रहे थे कि हम मजबूर हैं। तो जनता को इससे मतलब नहीं होता है कि आपकी पार्टी की सरकार है, आप एक तरफ कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तो फिर आप मजबूर कैसे हो सकते हैं। तो ये एक नाराजगी, ये बड़ा एक की फैक्टर होगा पब्लिक बिल्कुल के बिल्कुल बीच ठीक में। है। स्थानीय विधायकों की को लेकर के नाराजगी थी। और ये विधानसभा का चुनाव स्थानीय विधायकों का चुनाव होता है। बहुत और बहुत ज्यादा समाजवादी स्थिति पार्टी के, खराब है स्थानीय विधायकों की। जी, विधायकों ने बेड़ा गर्क कराया। जी जी ऐसा जनता संदीप को जी, लग रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा, जगमोहन जी आपको अब इस जी जगमोहन जी आपको अब इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। एक जी बहुत बड़ा मुद्दा रहा संदीप जी, आपने भी गौर किया होगा कि मैं खुद लगातार इस बात को लेकर आशंकित था और मैं सोच भी रहा था कि हो क्या रहा है। योगी आदित्यनाथ को पटखनी देने के लिए केंद्र में तैयारी की गई। ये वाला चुनाव बीजेपी अगर हार रही है तो उसमें एक थोड़ी सी भूमिका बीजेपी आला कमान की भी है, बीजेपी के स्थानीय नेताओं की भी है, जो प्रादेशिक नेता है उनकी भी है। और क्या यह आशंका सही साबित हो रही है कि केंद्र द्वारा जो एक प्लान बनाया जा रहा था योगी को हटाने का, वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले संदीप जी आपके पास, उसके बाद जगमोहन जी आपसे यही सवाल पूछूंगा।
जी नकुल, आपको याद होगा तो ठीक अभी मुश्किल से 7 महीने 8 महीने पहले की जब आप स्थिति देखते हैं तो लगातार संतोष जो संगठन मंत्री हैं BL संतोष बीजेपी के, वो लगातार लखनऊ और दिल्ली के बीच में दौरे करते रहे थे और ये बात कही जा रही थी कि योगी कैंप और अमित शाह कैंप, ये दो कैंप बीजेपी में बन चुका है और इनके बीच में गतिरोध तमाम कई सारे मुद्दों को लेकर के गतिरोध चल रहा है। और उसी दौरान BL संतोष लगातार लखनऊ आते थे, अलग अलग लोगों से मीटिंग करते थे, कभी वो विधायकों से मीटिंग कर रहे थे, कभी CM से मीटिंग करते थे, डिप्टी CM से मीटिंग करते थे। लेकिन अंततोगत्वा उन लोगों का एक मैसेज आता है इन सारे गतिरोध के बाद कि हम लोग एक हैं, सारे जो मसले थे या नहीं थे वो सब कुछ सुलझा लिए गए। हालांकि ऑफिशियल तौर पे कभी नहीं एक्सेप्ट किया गया कि कोई मामला बीच में रहा भी था इन लोगों के बीच में, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के पास सूत्रों के हवाले से आती हैं या पर्सनल बातचीत में बीजेपी के नेता ही हम लोगों को बताते थे कि क्या गतिरोध इस वक्त चल रहा है। तो वो गतिरोध का एक बड़ा नुकसान देखने को मिला और उसको हवा मिल जाती है तब जब गोरखपुर चुनाव के मतदान के कुछ दिन पहले कुछ बैनर पोस्टर गोरखपुर में लगते हैं, जब उस बैनर पोस्टर में योगी जी का चेहरा नहीं होता है, सिर्फ मोदी जी दिखाई देते हैं। तो जो आपका CM कैंडिडेट है उसी के घर पे चुनाव है, उसी के विधानसभा में चुनाव है और उनका चेहरा उस आपके बैनर पोस्टर में नहीं रहता है। ऐसे ही जब काशी में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं तो उस रैली में प्रधानमंत्री अकेले खड़े हैं, उनके साथ आप यूपी के CM और जो आपके वही कैंडिडेट भी हैं अगले आपकी सरकार बनती है तो उस वो उनके साथ नहीं अरविंद होते शर्मा। हैं। तो इस नहीं नहीं, अरविंद शर्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक कारण थे जिनको लेकर के ये इस दो कैंपों के बीच में गतिरोध हुआ था। मैं अभी जब वाराणसी में PM चुनाव प्रचार के दौरान गए हुए थे तो वहां जब उनका रोड शो होता है तो उस रोड शो में वो प्रधानमंत्री अकेले हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री भी नहीं है, वही मुख्यमंत्री जो अगले चुनाव के लिए दावेदार है। PM ने ओपनली कह चुके हैं कि योगी जी के ही नेतृत्व में अगली सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो आपका जो CM कैंडिडेट है अगला और वर्तमान CM वो भी आपके साथ नहीं होता है रोड शो में। तो इस बात को भी कई लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो चीजें फंसी हुई हैं चुनाव, जो समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है, तो उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी योगी जी को लेकर होने वाले रिएक्शन को दूर करने के लिए मोदी जी अब इस चुनाव को अपने चेहरे पर सेंटर्ड करना चाह रहे हैं कि मुझे देखिए और बीजेपी को वोट दीजिए। बिल्कुल नहीं, शाकाल जी, जगमोहन जी, मोदी जी ने जी प्लान अपना पूरा कर लिया है, निपटारा कर रहे हैं योगी जी का। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी और मोदी जी सिक्के के क्या दो मानते हैं पहलू मोदी हैं जी? और तीसरा करें अमित शाह जी, तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। मोदी जी और योगी जी इस देश का एक बड़ा ब्रांड है, तो बिना मोदी के योगी जी नहीं चल सकते, योगी जी के बिना मोदी नहीं चल सकते। वो अलग बात है कि प्रदेश इतना बड़ा है, चुनाव का माहौल है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। मोदी जी एक तरफ जनता के बीच में, योगी जी एक तरफ जनता के बीच में, ये विपक्ष के द्वारा फैलाए गए एक गलत तरीके से वो एक प्रोपेगेंडा करके फैलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, एक परिवार है पूरा, सिक्के के दोनों पहलू हैं। मोदी जी और योगी कभी अलग नहीं हो सकते, ना थे ना है ना होंगे। तो सुग्रीव बाली कहाँ है इस पूरे एपिसोड में जगमोहन जी? सुग्रीव और बाली भी कहीं होंगे? जी जी जी, पूरी ये तो राम जी की बारात है, इसमें सभी साथ है। कुछ रावण की भूमिका निभा रहे हैं, कुछ राम की भूमिका निभा रहे हैं, कुछ विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं। तो 10 तारीख के बाद भी आप ऐसे ही रहने वाले हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ ही रहने वाले हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पूरे देश का विकास करेंगे। प्रदेश में क्या नाम है, एक लहर शुरू हो रही है, मथुरा से शुरू हो रही है, कृष्ण भगवान जी, अयोध्या से राम जी शुरू हो रहे हैं। तो ये तो एक बारात है प्रभु की, ये पूरी 22 के बाद 24 में तैयारी करने जा रहे हैं। संदीप जी, जितना जगमोहन जी आसान बता रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इतना आसान होने वाला है मथुरा अयोध्या के नाम पर, काशी के नाम पर? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जगमोहन जी कुछ सहूलियत लेकर के बात करेंगे और ये उनका अधिकार है। ये किसी भी पार्टी के नेताओं का ये अधिकार होता है कि वो अपनी सहूलियत को लेते हुए ही अपनी बात रखते हैं, अपना दावा रखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीजें इतनी आसान हैं और कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज हुआ है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इसमें बीजेपी सरकार बना भी सकती है और समाजवादी पार्टी भी सरकार बना सकती है। बहुत क्लोज फाइट हुई है और इतना क्लोज फाइट निकट भविष्य में मुझे यहाँ देखने को तो नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें पिछले 3 4 5 चुनाव को या 90 के बाद को भी अगर आप देख लें तो कभी इतना क्लोज फाइट देखने को नहीं मिला था। 93 का इलेक्शन था जब राम मंदिर, वो बाबरी मस्जिद की घटना के बाद का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में माना जा रहा था कि बीजेपी, चूंकि जो हिंदू सेंटिमेंट है वो जगा हुआ होगा, मस्जिद टूटा है और
तमाम राम रथ यात्रा हुई थी, तमाम सारी चीजें थी जो बीजेपी के पक्ष में थी, और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी बहुत आराम से निकाल लेगी। तो तब मुलायम सिंह यादव जो है वो कमंडल के परिप्रेक्ष्य में जो है मंडल लेकर के आते हैं, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिल करके भाजपा को सरकार बनाने से रोक देती है। तो ये तब मैं 93 की बात आपको बता रहा हूँ। तो इतना चीजें आसान इतनी कभी भी नहीं होती। हाँ, एक दौर आता है, वो दौर मुझे लगता है 2017 में आ चुका था, जब एक प्रचंड लहर आपके तरह साथ थी, आप सरकार में एग्जैक्ट मेजोरिटी से आ गए थे। इस बार आप सरकार में थे और चुनाव हुआ है, आपके पक्ष से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आपको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संदीप जी और जगमोहन जी, एक मायावती की क्या भूमिका इस पूरे चुनाव में रहने वाली है, इस पूरे मुद्दे पर भी हम दर्शकों से बात करेंगे। आपसे बात करूंगा, आप लोगों से दर्शकों को समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वो एग्जिट पोल और वो आंकड़ा हम दर्शकों को दिखा देते हैं जो एग्जिट पोल एन भारत मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है। हमने एक सटीक एग्जिट पोल जनता के सामने पेश करने की कोशिश। संदीप जी, बहन कुमारी मायावती बहुत साइलेंटली इस बार चुनाव में उतरी, ना कोई बड़ी रैली की, ना रेला किया, ना बहुत बड़े स्तर पर कोई भाषण दिया। क्या वो इंतजार कर रही थी कि हाँ गठबंधन होगा, समय आएगा और मुझे सरकार में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और मैं एक अलग तरीके से चीजें भी दिखा पाऊंगी जनता को? नकुल जी, मायावती जी की क्या भूमिका इस बार चुनाव में रही है, ये हमसे आपसे ज्यादा इस सवाल को बीएसपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती जी चुनाव लड़ी, और लड़ी तो क्यों लड़ी, आधे अधूरे मन से लड़ी या पूरे मन से लड़ी, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, या बस चुनाव था तो एक कोरम पूरा करना होता है तो उन्होंने बस एक कोरम पूरा कर दिया चुनाव लड़ने का। देखिए, पीएसपी की जो रणनीति अब तक रही है, तो आप अगर पिछले इलेक्शंस को देखेंगे तो हमेशा मायावती जी का एक रहता है कि इलेक्शन के 3 से 4 महीना पहले वो एक लखनऊ में बड़ी रैली बुलाती हैं, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, और दावा किया जाता रहा है पहले कि इस बार भीड़ जो है वो 4 लाख की रही है, इस बार भीड़ 5 लाख की रही है। वो एक ताकत प्रदर्शन भी होता था और एक जंगे ऐलान भी होता था। इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है, बल्कि विपक्ष का इस बार आरोप लगा है मायावती के ऊपर। और विपक्ष का क्या, एक आम जनमानस में अगर आप चर्चा कर लीजिए, किसी भी दो लोगों को पकड़ के सड़क पे या गांव पे अगर पूछ लीजिए, तो वो ये बात हंसी मजाक में भी कह दे रहा है कि बीएसपी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के एजेंट के बतौर चुनाव लड़ रही थी। ये बीएसपी पे आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों के बीच में है वो है। एक बीएसपी के लिए एक अच्छी बात बस इतनी ही दिख रही है कि उसका जो कोर वोट बैंक था, जो एक जाटव समाज और दलित समाज का जो कोर वोट बैंक था, वो वोट बैंक उससे बहुत ज्यादा खिसकता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि उस वोट बैंक में भी खिसक जो एक टूट है वो शुरू हो चुकी है। एक थोड़ा सा ही परसेंटेज है वो बीजेपी ले ले रही है, थोड़ा सा ही परसेंटेज है जो इस बार बीजेपी की और बसपा के बजाय समाजवादी पार्टी की तरफ भी रुख कर रहा है। और अगर आप इसको देखें तो बीएसपी में बड़े चेहरे मायावती के बाद अब सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा बचे हुए हैं। उनके संगठन के लोग, काशीराम का जो आंदोलन था, दलित आंदोलन, और उस दौरान जो बड़े नेता इलाके के जो क्षेत्रीय छत्रप कहे जाते हैं, वो जिस तरीके से डेवलप हुए थे और संगठन के वो मास्टर माने जाते थे, उनके पास एक वोट बैंक होता था, तो वो नेता जितने थे बीएसपी के पास, वो सारे बीएसपी से आज दूर जा चुके हैं। कुछ भाजपा में चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए। इसके अलावा एक मेरी जानकारी है, मैं वो आपको साझा कर रहा हूँ आपसे। पिछले 2 साल से बीएसपी के कई सारे जो विधानसभाओं में जिले में जोनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, जो सीधे मतदाताओं से टच में रहते थे, उनमें एक बड़ी टूट हुई है, और बहुत बड़ी संख्या में कुछ जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। और ये प्रक्रिया करीब करीब 1 साल 1.5 साल पहले शुरू हो चुकी थी, जिसका कभी खबर भी नहीं बनी वो सारी चीजें। उसका फायदा समाजवादी पार्टी को इस बार देखने को मिल रहा है। पीएसपी के कई सारे वोटर्स इनके साथ है, और समाजवादी पार्टी के साथ जो नाराजगी थी बसपा के वोटर्स की, वो नाराजगी उसके मुलायम सिंह जी जब लास्ट टाइम सीएम थे तब था, और उसके बाद फिर भी जब बीएसपी की सरकार बनी तो ये माना गया कि बीएसपी के 5 साल में जो है वो सपा के जो मूल वोटर्स हैं यादव, उनके अगेंस्ट ज्यादा कार्रवाई की गई है। ये सारी चीजें जो है वो पिछले चैप्टर की मानी गई इस इलेक्शन में। उन चीजों को, उन मुद्दों को लेकर के लोगों में न नाराजगी थी, न रोष था, न चर्चाएं तक नहीं उन लोगों के बीच में थी। तो बीएसपी इस इलेक्शन को, मेरा अपना अनुमान है कि लड़ी है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लड़ी है, क्योंकि लड़ती हुई कहीं दिखी नहीं है।
जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबले में भी दिखी है, वहां पे भी वो बीएसपी पार्टी की वजह से नहीं, इंडिविजुअल कैंडिडेट की मेहनत और इंडिविजुअल कैंडिडेट का जो एक अपना सिग्नेचर था, जो एक उसका कद था, उसके वजह से वो लड़ाई में वो त्रिकोणीय बनाने में कामयाब रहा। संदीप जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इससे पूरे डिबेट का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 तारीख का इंतजार करेंगे, 10 तारीख को फिर हम उम्मीद करेंगे कि आप आए हमारे शो में और इस नतीजों वाले दिन अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत का एग्जिट पोल नकुल चतुर्वेदी के साथ एंड भारत पर लगातार।